हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल के बारे में थोड़ा बहुत एक ब्रीफ स्टडी करी थी। वीडियो में हम मेटल्स के एक्सट्रैक्शन को थोड़ा और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे आपके सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करी है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो एक्सट्रैक्शन है उसमें कुछ मेन पार्ट्स होते हैं। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी के लिए अलग तरीके से हम इसको प्योरीफाई करेंगे, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी को अलग तरीके से और मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी को अलग तरीके से। तो फर्स्ट, जैसे यहाँ पे मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी है, उसमें है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टन ओर। मीन्स जो मॉल्टन ओर होगा, मॉल्टन मीन्स जो इसे हमने पिघलाया हुआ रहता है, ठीक है। तो पिघलाने के बाद जो भी ओर होगा उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे पास क्या हो गई, एक प्रोसेस हो गई जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइट से एलिमेंट्स को अलग करने के लिए। क्लियर। अब इससे फिर हमें क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। अब बात करते हैं मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। मीन्स ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी मीडियम में होगी। हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज़ करी थी, तो टॉप वाले के लिए हम ए वाले पार्ट को यूज़ करते हैं, मीडियम वाले के लिए बी वाले पार्ट को, एंड जो लीस्ट रिएक्टिव होगा उसके लिए सी वाले पार्ट को। क्लियर। अब बात करते हैं मेटल्स विद मीडियम रिएक्टिविटी। जिनकी रिएक्टिविटी मीडियम होती है उनमें क्या किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम चेक करेंगे कि जो ओर है वो कार्बोनेट ओर है। कार्बोनेट मीन्स CO3 इस पे अटैच हो रखा है, या फिर ये ओर हमारा सल्फाइड ओर है। सल्फर मतलब होगा कि जो सल्फर होगा वो 2 नेगेटिव की फॉर्म में इससे अटैच होगा। यहाँ पे CO3 2 नेगेटिव होता है। अब अगर कार्बोनेट ओर है तो हम कैल्सिनेशन को यूज़ करेंगे, जिसमें हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगी या फिर ना के बराबर ऑक्सीजन होगी, या फिर लिमिटेड रहती है या फिर एब्सेंस हो जाती है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्योरीफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे कैल्सिनेशन मेथड का। तो कैल्सिनेशन मेथड मैं आपको दोबारा से समझा रही हूँ। ये एक हिसाब से थर्मल डिकम्पोजिशन है कार्बोनेट ओर्स का, जिसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी या फिर एब्सेंस ऑफ एयर होगी, या फिर लिमिटेड अमाउंट में हम उसमें एयर को सप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं सल्फाइड ओर की। तो सल्फाइड ओर में हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, रोस्टिंग यूज़ करनी पड़ेगी। रोस्टिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे हम ओर को उसके मेल्टिंग पॉइंट से लोअर टेम्परेचर तक हीट करेंगे। लाइक अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट 100 है तो हम 98, 99 इस तरीके तक उसको लेके जाएंगे। और किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। यहाँ से कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद हमें मिलता है ऑक्साइड ऑफ मेटल। और ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलने के बाद हम क्या करा देते हैं, उसका रिडक्शन करवा देते हैं, जिसके बाद हमारे पास हमारा मेटल मिल जाएगा और उसके बाद हम उसे प्योरीफाई कर देंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, जिनकी रिएक्टिविटी लो होती है। तो जो लो रिएक्टिविटी वाले होते हैं वो मेनली हमारे पास सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, और उसमें भी रोस्टिंग यूज़ करी जाएगी। रोस्टिंग से हमें मेटल मिल जाता है और मेटल की उसके बाद हम रिफाइनिंग करवा देते हैं। आई होप आपको यहाँ पे तक समझ में आ गया होगा। अब एक्सट्रैक्शंस और मेटल को थोड़ा और हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं या फिर किस तरीके से एक्सट्रैक्शन करवाया जाता है। उसी को मैं थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ पे करूँगी। क्लियर। जो मेटल्स होंगे वो रेयरली फाउंड होते हैं उनके प्योर फॉर्म में। मेटल्स आर रेयरली फाउंड इन देयर प्योर फॉर्म इन नेचर। मीन्स प्योर फॉर्म में जैसे कि हमें गोल्ड जो है वो एज इट इज़ फॉर्म में मिल जाए, या फिर जो सिल्वर है वो एज इट इज़ फॉर्म में मिल जाए, आयरन है वो एज इट इज़ फॉर्म में मिल जाए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, बहुत ही कम मेटल्स होंगे जो कि मेनली लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो लीस्ट रिएक्टिव ही होगा जो कि एनवायरनमेंट में अपने सराउंडिंग में प्रेजेंट सब्सटेंसेस के साथ रिएक्शन नहीं देगा, तो वो क्या करेंगे, प्योर फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएंगे। लेकिन मेनली हमारे पास रिएक्शन दे देते हैं। एलिमेंट्स हैं वो कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, उन्हीं को बोला जाएगा ओर्स। इज दैट क्लियर। क्या होगा, और क्या होता है, एक मिक्सचर होता है डिजायर्ड मेटल का, जो कि जिसकी हमें ज़रूरत है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि मुझे आयरन चाहिए, तो मेरे पास एक आयरन ओर है जिसके अंदर आयरन मेटल की प्रेजेंस है। क्लियर। तो डिजायर्ड मेटल की इसमें प्रेजेंस है और अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ उसके साथ में रहेगी। इन्हीं अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ को बोला जाता है गैंगी। तो अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ को बोला जाता है गैंगी। क्लियर। Extracting the metal from its ore
इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स, इसमें कुछ सेवरल स्टेप्स होते हैं, तो सारे के सारे हमारे पास क्या है, क्रूशियल स्टेप्स है, मीन्स वो ज़रूरी भी हैं ताकि हमें हमारा डिज़ायर्ड मेटल प्योर फॉर्म में मिल सके। अब देखिए क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं मेटल एक्सट्रैक्शन में। फर्स्ट होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्रश करना मतलब आप समझते होंगे किसी भी चीज़ को स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ना, और ग्राइंडिंग का मीन्स उसे फाइन पार्टिकल्स में पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो द ओर इज क्रश्ड एंड ग्राउंड इनटू अ फाइन पाउडर टू इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो ओर होगा वो क्या होगा, एक ब्लॉक की फॉर्म में हमारे पास होगा या स्टोन की फॉर्म में होगा। उसको हम क्रश करेंगे और उसे ग्राइंड करेंगे ताकि वो फाइन पाउडर की फॉर्म में हमें मिल सके। इससे क्या होगा, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा हर एक पार्टिकल है वो प्रोसेस में अच्छे तरीके से रिफाइन होकर के हमें मिल सके। क्योंकि देखिए जैसे हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, पानी में नमक को घोल रही हूँ। अब मैं एक बड़ा सा जो हमारे पास क्रिस्टल फॉर्म होगी सॉल्ट की उसे ले लूँ और उसे पानी में डिज़ोल्व करने की कोशिश करूँ तो मुझे थोड़ी दिक्कत आएगी। वहीं मैं उसे अगर क्रश और ग्राइंड करके करूँ तो वो पानी में जल्दी से डिज़ोल्व हो जाएगा। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे करते हैं ताकि हमें जो हमारे ओर के पार्टिकल्स हैं वो इजी तरीके से रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकें या फिर रिफाइनिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकें, इसलिए हम उनको सबसे पहले क्रश और ग्राउंड कर देते हैं। यहाँ पे ग्राइंड आएगा, ओके, क्रश एंड ग्राइंड कर देते हैं। सेकेंड है आपका कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आपके पास सेकेंड स्टेप होती है। इसका मतलब क्या है, दिस स्टेप सेपरेट्स द मेटल कंपाउंड फ्रॉम द गैंग। ये जो स्टेप है वो मेटल कंपाउंड को, मीन्स मेटल कंपाउंड लाइक अगर मैं बात करूँ आयरन ओर की, तो जैसे मेरे पास आयरन ऑक्साइड हो सकता है या फिर हेमेटाइट हो सकता है, मैग्नेटाइट हो सकता है, ये इनके एक आयरन फॉर्म के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो मेटल कंपाउंड होगा लाइक आयरन ऑक्साइड ले लिया एग्जांपल, उसको मैं सेपरेट कर दूंगी गैंग्यू से। गैंग्यू क्या हुआ हमारे पास, जैसे आपके पास डस्ट पार्टिकल्स हो गए या स्टोन्स हो गए या फिर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल हो गया जो कि हमारे पास ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इट कैन बी अचीव थ्रू वेरियस फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स। तो इस गैंग्यू को हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल एज वेल एज केमिकल मेथड से सेपरेट करवा सकते हैं। जैसे कुछ मेथड्स हमारे पास यहाँ पे दे रखे हैं, जिसमें से पहला है फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्लोटेशन हमारे पास क्या हुआ, यूटिलाइजेज द डिफरिंग वेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड गैंग्यू अलाउइंग द मैटर टू एडेयर टू एयर बबल्स एंड फ्लोट टू द सरफेस। ये क्या करेगा हमारे पास, जैसे हम क्या करते हैं, फ्रोथ का मतलब होता है झाग, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रोथ को प्रोड्यूस करेंगे और जो हमारे पास मेटल और गैंग्यू होगा जिसे हमने ग्राइंड किया था फर्स्ट स्टेप में, जो कि हमारे पास क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग था, उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे धीरे धीरे करके एयर बबल्स को छोड़ेंगे या फिर एयर बबल्स को प्रोड्यूस करेंगे और जो मेटल पार्टिकल्स होंगे या फिर मेटल के जो कंपाउंड्स होंगे वो फ्लोट हो जाएंगे सरफेस में। ठीक है, वो झाग के साथ या फ्रोथ के साथ ऊपर आ जाएंगे। और जो गैंग्यू होगा वो क्या होता है, थोड़ा हैवियर होता है, तो वो नीचे सिंक हो जाएगा। ठीक है, वो बॉटम में बैठ जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे मेरे पास क्या है, समझो मैंने इसमें कोई लिक्विड सॉल्यूशन डाल दिया है, यहाँ पे मेरे पास फ्रोथ प्रोड्यूस हो रहा है, तो फ्रोथ में मेरे पास जो मेटल के कंपोनेंट्स होंगे वो आ जाएंगे साथ में, मेटल के जो कंपाउंड्स होंगे, और जो गैंग्यू होगा वो नीचे सिंक हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा मेथड होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। अगर जो हमारा मेटल है या फिर जो भी हमारा एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है वो क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, तो हम उसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास आयरन हो गया, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेट से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि जो गैंग्यू पार्टिकल्स होंगे वो तो मेनली हमारे पास नॉन मैग्नेटिक होंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो मैग्नेटिक की हेल्प से, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से या मैग्नेट की हेल्प से हम इसे ईजिली क्या करवा सकते हैं, सेपरेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है कन्वर्जन टू मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। यहाँ पे ध्यान देना, हमें पता है कार्बोनेट और सल्फाइड ओर के फॉर्म में ये प्रेजेंट रह सकता है, तो हम क्या करते हैं, इसे ऑक्साइड की फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, जिससे हम रिडक्शन करके इजीली हमारे मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं। नाउ डिपेंडिंग ऑन द ओर कंपोजिशन द मेटल कंपाउंड माइट बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड फॉर्म। ठीक है, जिस हिसाब से ओर की कंपोजिशन होगी तो हम मेटल कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, उसके ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये किस तरीके से अचीव होगा, इसके लिए दो मेथड हमने पढ़े थे। फर्स्ट है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या होगा, हमारे पास
ओर को हीट किया जाएगा एब्सेंस ऑफ एयर में या फिर लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर में, ठीक है। मेनली ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, कार्बोनेट ओर्स के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल रोस्टिंग लाइम स्टोन टू ऑब्टेन कैल्शियम ऑक्साइड, जो हमारा लाइम स्टोन वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, इसको बोला जाता है लाइम स्टोन। तो जब हम इससे क्या बना देंगे, CaO बना देंगे, तो इसको बोला जाता है लाइम या फिर कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर। तो यहाँ पे हम कैल्सिनेशन प्रोसेस की हेल्प से मीन्स एब्सेंस ऑफ एयर में या फिर लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर में इसको हीट करके हम क्या प्रोड्यूस करवा सकते हैं, या फिर हमें क्या मिल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा। नेक्स्ट मेथड था रोस्टिंग। रोस्टिंग किसकी प्रेजेंस में होगी, एयर की प्रेजेंस में होती है। क्लियर। यहाँ पे भी हीटिंग होगी। मेनली किसके लिए यूज़ किया जाता है, सल्फाइड ओर के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल रोस्टिंग आयरन पायराइड टू ऑब्टेन आयरन ऑक्साइड, जहाँ पे आयरन पायराइड का फॉर्मूला होता है FeS2। ये चीज़ क्लियर है। इसको हम रोस्ट करवा करके क्या प्रोड्यूस करवा सकते हैं, आयरन ऑक्साइड प्रोड्यूस करा सकते हैं। अब फोर्थ स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि है रिडक्शन। जब हमारे पास इससे ऑक्साइड मिल जाएंगे तो जो मेटल ऑक्साइड होगा उसको हम रिड्यूस करके इजीली क्या कर सकते हैं, मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखिए, द मेटल ऑक्साइड इज देन रिड्यूस्ड टू इट्स प्योर मेटल फॉर्म यूजिंग अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट कॉल्ड अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कोई LIC का एजेंट है, तो LIC का एजेंट क्या करता है, आपको LIC बेचता है। सेम गोज फॉर रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स विच रिड्यूसेस अदर्स एंड गेट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, ठीक है। Commonly reducing agents include कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम। जो कार्बन होता है उसको कोक भी कहा जाता है। तो मेनली जो रिड्यूसिंग एजेंट इसमें यूज़ करे जाएंगे वो कौन कौन से होंगे, कार्बन हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। दिस प्रोसेस टिपिकली इन्वॉल्व्स हीटिंग द मिक्सचर ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे हम जो मेटल ऑक्साइड है और जो रिड्यूसिंग एजेंट है उनके मिक्सचर को साथ में हीट अप करते हैं, और यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो इनसे ऑक्सीजन को अपने ऊपर अटैच करवा लेगा और उनको रिड्यूस कर देगा। इसी वजह से ये रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होती है। क्लियर। फिफ्थ स्टेप है रिफाइनिंग। जब हम मेटल को इतने सारे प्रोसेसेस के थ्रू प्योर करने की कोशिश करते हैं, उसके बावजूद इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती है, तो रिफाइनिंग क्या करता है, फर्दर प्योरीफाई करता है मेटल को। जैसे इसमें कुछ हम मेथड्स को यूज़ करते हैं, जिनमें से पहला है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक से आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। तो देखिए, द इम्प्योर मेटल इज़ यूज्ड एज एन एनोड। एनोड हमारे पास क्या होगा, जिसमें कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। एक्चुअली इनका नाम किस तरीके से हम याद कर सकते हैं, जहाँ पे पॉजिटिव साइड होती है वहाँ पे हमारे पास नेगेटिव पार्टिकल्स जाएंगे, और नेगेटिव पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है, एनायंस कहा जाता है। तो एनायंस कहाँ जाएंगे, एनोड पे। तो एनोड हमारे पास कैसा चार्ज वाला हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज वाला हो जाएगा। सिमिलरली जहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा वहाँ पे हमारे पास कौन जाएंगे, कैटायंस। क्यों, क्योंकि कैटायंस क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और हमें पता है नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कैथोड हो गया। मीन्स जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे एनोड कहा गया और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे कैथोड कहा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, द इम्प्योर मेटल इज़ यूज्ड एज एन एनोड। जो इम्प्योर मेटल है मीन्स बाकी प्रोसेसेस के थ्रू जो मेटल हमारे पास अब ऑब्टेन हो चुका है उसे हम एज अ एनोड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हम इस पर यूज़ करेंगे। एंड प्योर मेटल कैथोड, और जो प्योर मेटल होगा उसे एज अ कैथोड यूज़ किया जाएगा, मीन्स उसमें नेगेटिव चार्ज लगाया जाएगा। अट्रैक्ट्स द डिजायर्ड मेटल आयंस लीविंग बिहाइंड इम्प्योरिटीज़। यहाँ पे हमारे पास जो मेटल्स होंगे, हमें पता है मेटल कौन से चार्ज वाले होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो मेटल्स क्या करेंगे, नेगेटिव की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। और जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो हमारी एनोड पे ही रह जाएंगी। नेक्स्ट मेथड होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे पास क्या हुआ, मॉल्टन सॉल्ट्स ऑफ मेटल आर इलेक्ट्रोलाइज्ड। जो मॉल्टन सॉल्ट्स होंगे मेटल के उनको क्या करा जाता है, इलेक्ट्रोलाइज किया जाएगा, मीन्स उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाएगी। डिपॉजिटिंग प्योर मेटल एट द कैथोड। यहाँ पे
प्योर मेटल भी सिमिलर वे में कैथोड में जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा और हमारे पास हमारा प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज़ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। ये जो एक्सट्रैक्शन था उसमें क्या थे, मल्टी स्टेप्स थे। जैसे पहला हमारे पास कौन सा आया, क्रशिंग आया एंड ग्राइंडिंग आया, ताकि हम उसका सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सकें। ये आपका ब्रीफ है, ओके। जो मैंने आपको ये 5 स्टेप्स बताए थे स्टार्टिंग से, इन 5 स्टेप्स का ये एक ब्रीफ है, ताकि आप लोगों को ये टॉपिक रिवाइज हो जाए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, फर्स्ट स्टेप था ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग, ठीक है, ताकि इनका ओर का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। उसके बाद बात आती है कंसंट्रेशन की, जो कि डिजायर्ड मेटल कंपाउंड को इम्प्योरिटीज से अलग कर देंगी, और इम्प्योरिटीज को क्या कहा गया, गैंग कहा गया। क्लियर। यहाँ पे हम फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज भी यूज़ कर सकते हैं या फिर केमिकल मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन द ओर, तो मेटल कंपाउंड मस्ट बी कन्वर्टेड टू इट्स ऑक्साइड फॉर्म, या फिर हम कैल्सिनेशन यूज़ करेंगे या फिर रोस्टिंग यूज़ करेंगे। कैल्सिनेशन जो कि विदाउट एयर होती है, रोस्टिंग जो कि विद एयर होती है। अब देखिए, देन रिडक्शन अकर्स यूजिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद क्या करवाया जाता है, रिडक्शन करवाई जाती है रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से। ये इसलिए किया जाता है ताकि प्योर मेटल ऑक्साइड से अलग हो जाए। एंड एट लास्ट हम क्या करते हैं, इसकी रिफाइनिंग करवाते हैं। किस तरीके से, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस से। तो ये हमारे पास इन 5 पॉइंट का ब्रीफ हो गया। आई होप आपको यहाँ पे तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मेटल एक्सट्रैक्शन। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है हमें। अब सिंपल सी चीज़ है, जो ओर्स हैं उनको हम डायरेक्टली तो एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते, राइट। हम उसको क्या करेंगे, प्योरीफाई करेंगे, ताकि वो हमारे काम पे आ सके। जैसे फर्स्ट हमारे पास आ गया, मेटल्स प्ले अ वाइटल रोल इन आवर एवरीडे लाइफ। जो मेटल्स हैं हमारी चारों तरफ हम देखते होंगे, हमारे घरों में या फिर हमारे किचन में या फिर बाहर पे भी अगर आप देखेंगे, आपके डोर्स हो गए या फिर बाहर पे कोई चेन हो गई या फिर गेट्स हो गए, क्लियर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई, हर एक जगह में, या फिर आपकी कार्स हो गई, इवन दो आपके छोटे छोटे नट बोल्ट्स हो गए, उन सभी में आपको क्या है, मेटल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मेटल हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दे आर इसेंशियल फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। ये बहुत सारे एप्लीकेशंस मीन्स हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम अपने चारों तरफ अगर नज़र घुमा के देखेंगे तो हमें मेटल्स ही मेटल्स मिलेंगे। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट में, लाइक बिल्डिंग्स बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हम क्या करते हैं, हैवी मेटल्स का यूज़ करते हैं, जैसे स्टील हो गया या कंक्रीट हो गया। क्लियर। अब देखिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। कार्स बनाने में हेल्प करता है, एरोप्लेन्स बनाने में हेल्प करता है, शिप्स बनाने में हेल्प करता है, इवन उनका हर एक स्ट्रक्चर बनाने में भी ये हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये हमारी हेल्प करता है, लाइक कंप्यूटर्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए। आजकल तो आप सबके पास स्मार्टफोन है, इवन तो आप मेरी वीडियो भी स्मार्टफोन के थ्रू देख रहे होंगे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो स्मार्टफोन का भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है। एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डिपेंड ऑन मेटल लाइक कॉपर एंड सिलिकॉन। एंड जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो भी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, आपके पास कॉपर और सिलिकॉन के ऊपर डिपेंड कर रही है। जैसे आपके घरों में जो वायर होती है, क्लियर, इलेक्ट्रिसिटी तो आजकल हर एक जगह पे है, तो जो वायर्स हैं वो किससे बनाई गई है, मेटल से बनाई गई है, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र कराने में आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है, फॉर देयर फंक्शनैलिटी, उनके फंक्शन की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास है फूड एंड पैकेजिंग। तो फूड एंड पैकेजिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे आप लोगों के शॉप्स वगैरह में अगर जाते होंगे तो वहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम की कैंस में आप लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स रहती हैं, लाइक, और जो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स होंगी उनके कैप भी आपके मेटल से बने हुए होते हैं। आपके घरों में जो डिफरेंट यूटेंसिल्स है वो इससे बने हुए रहते हैं। स्टेनलेस स्टील के कुकवेयर्स आपको मिल जाएंगे। ये सारे के सारे क्या हैं, फूड रिलेटेड एप्लीकेशन में आ जाते हैं। The process of metal extraction is crucial as it allows us to assess these valuable elements and utilize them in various aspects of our lives. तो जो मेटल एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इसी वजह से जो ये एलिमेंट्स है इनको हम अपनी लाइफ में यूज़ कर पाते हैं, इवन दो हम उनका डिफरेंट तरीके से यूज़ कर पाते हैं और अपनी लाइफ को ईजी बनाने में हेल्प लेते हैं।
From the towering skyscrapers to the intricate circuits in our electronic devices, जो हमारे टावरिंग स्काई स्क्रैपर्स है, मीन्स टावर्स बन रहे हैं आप लोग यहाँ पे, या फिर आपकी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हो गई, जैसे बुर्ज खलीफा हो गया, शिंगाई टावर्स हो गए, ठीक है, टैपाई 101 हो गया, ये सारे के सारे स्काई स्क्रैपर्स है, मीन्स आसमान को छूने वाली जो इमारतें हैं, या और यहाँ से लेकर के इंट्रिकेट सर्किट्स इन आवर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर छोटी छोटी चिप्स हो गई, या हमारे टीवी के अंदर छोटे छोटे चिप्स हो गई, ये सारे के सारे हम किससे बना रहे हैं, ये सारे के सारे मेटल से मिल करके बना रहे हैं। तो इसीलिए मेटल एक्सट्रैक्शन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? मेटल आर ओमनी प्रेजेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू आवर मॉडर्न वर्ल्ड। ओमनी प्रेजेंट मीन्स जो कि आपके चारों तरफ आप लोगों को मिल जाएगा, या फिर चारों तरफ प्रेजेंट रहेगा, प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम। क्लियर? तो जो हमारे पास मेटल होते हैं ओमनी प्रेजेंट होते हैं। अगर आप अपनी नज़रें घुमाएंगे अपने कमरे में भी या फिर बाहर पे कहीं पे भी, तो आपको मेटल ईजिली मिल जाएगा। एंड कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू आवर मॉडर्न वर्ल्ड, और हमारे मॉडर्न वर्ल्ड के लिए ये बहुत ही अच्छे तरीके से योगदान देता है। मीन्स इसकी हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। तो इसी वजह से एक्सट्रैक्शंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आपको एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल समझ में आ गया होगा। इसकी जो 5 पॉइंट्स है, किस किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे जा कर के मुझे पिंग ज़रूर कर सकते हैं। एंड आप लोग जो भी टॉपिक अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें तो आप लोग वहाँ पे मुझे बता सकते हैं कि मैम प्लीज़ ये वाला सेक्शन बता दीजिए, ये वाला चैप्टर बता दीजिए, या ये क्वेश्चन बता दीजिए। तो मैं आप लोगों की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। आई होप आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा वो होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। आई होप मैं आपको जल्दी से जल्दी वो वीडियो प्रोवाइड कर दूँ। थैंक यू सो मच क्लास, एंड ऐसे ही बने रहिएगा।